अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं फिदा काकड़। इस वक्त आप देख रहे हैं माइंड एक्सपेंशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएसए के न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूएसए में जनरल इलेक्शन हुए थे और जनरल इलेक्शन के हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो कि चैनल पर मौजूद है और उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करके आप वहाँ से देख सकते हैं कि उनका जनरल इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है और किस तरह एक बंदा आकर के एज अ प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ता है। आज की वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट नुकात पर हम डिस्कशन करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या दुनिया को पॉजिटिव इंप्रेशन या पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि यूएसए के 22nd अमेंडमेंट के हवाले से कि यूएसए में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसको हम 22nd अमेंडमेंट कहते हैं और इस अमेंडमेंट में ये चीज़ मौजूद है कि एक शख्स जब 2 मरतबा प्रेसिडेंट रह जाता है, यानी वो 2 मरतबा यूएसए का प्रेसिडेंट लाइफ या टेन्योर स्पेंड कर देता है, उसके बाद तीसरी टाइम वो नहीं आ सकता। यहाँ पर तो एक हम देखते हैं कि एक शख्स 2, 3, 4 मरतबा प्रेसिडेंट या क्या नाम है पीएम बन सकता है। हमारे मुल्क में तो ये चीज़ है, लेकिन यूएसए में वो चीज़ नहीं है। अब इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से ये इसका लास्ट टाइम है और इसका सेकंड टेन्योर है और लास्ट टाइम भी है, तो क्या वो पॉजिटिव रिस्पांस देगा दुनिया को या नेगेटिव रिस्पांस देगा। क्योंकि इंसान के दिल में जो नफरतें होती हैं, वो अगर उसको दिख रहा होता है कि ये मेरा लास्ट टाइम है, इसके बाद मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि इंसान वो अपना बदला ले या उसको यूटिलाइज करे अपनी पावर को। हम सब ये जानते हैं कि यूएसए में जब प्रेसिडेंट आता है या उनका जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, दुनिया की कड़ी नज़र होती है इस चीज़ पे, बिकॉज कि यूएसए एक सुपर पावर आ रही है 1990 से, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गई और यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई, तो वहां से यूएसए एक सुपर पावर उभर कर हमें नजर आ रही है और आज तक वो दुनिया पर राज कर रही है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका इलेक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका जो प्रेसिडेंट आता है। हम सब ये चीज़ जानने की हम कोशिश करनी चाहिए हमें कि जो यूएसए का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है या उनका प्रोसेस होता है, दुनिया की नज़र इसलिए होती है इस पे कि करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी उनका ही है। ये एक मजबूत स्टेट है, एक मजबूत इकोनॉमी रखने वाली स्टेट है, दुनिया पर राज करने वाली स्टेट है, टैरिफ्स लगाने वाली यही स्टेट है, टैरिफ्स उठाने वाली यही स्टेट है, टैक्स लगाने वाली दुनिया की इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में अगर आप चले जाते हैं, ट्रेड में आप चले जाते हैं, तो ये चीज़ आपको फिर नज़र आ जाती है कि वाकई यूएसए का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है दुनिया के क्या नाम है इकोनॉमी पे, दुनिया के बाकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे, जितनी भी एक्टिविटीज़ बाकी मुल्कों में होते हैं, ये वहां पर इंटरफेरेंस जरूर करती है। इसलिए उनका ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस। और उनका प्रेसिडेंट जब आता है तो दुनिया की कड़ी नजर होती है। 20 जनवरी 2025 को, यानी आज से 3-4 दिन पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने एज अ 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए हलफ उठा लिया। ये इसका लास्ट टेन्योर है, इंपॉर्टेंट भी है, इसके वजह से हम कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट रखने वाला शख्स है और उसका अपना नेटवर्थ भी बहुत ज्यादा है। इसलिए उसके आसपास रहने वाले सारे लोग जो है वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट रखने वाले लोग हैं। मैंने यहाँ पर एक बात कही कि कैपिटलिस्ट माइंडसेट, अब कैपिटल से मुराद बिजनेस टर्म में हम कैपिटल सरमाया को कहते हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हो, लेके आते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो इन लोगों का ये कोशिश होती है कि अपने कैपिटल को इंक्रीज करें। अब कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो उस बिजनेस की प्रोडक्शन को आप इंक्रीज करना चाहेंगे या उसको करेंगे और उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे, देन आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा, देन इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज योर कैपिटल। जब आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो आप अपने कैपिटल को इनहांस कर सकते हुए। इसलिए इनका यही सोच है कि अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। अब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपकी जो भी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, उनमें आपने ऐसी एक्टिविटी करनी है, ऐसे एनर्जी यूज करनी है कि आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो,
اب انرجی جب آپ یوز کریں گے، انرجی آپ الیکٹریسٹی سے بھی لے سکتے ہیں، کوئلہ سے بھی لے سکتے ہیں، فیول سے بھی لے سکتے ہیں، یعنی جو فوزل فیوز ہم جسے کہتے ہیں، لیکن الیکٹریسٹی کے لمیٹڈ ہو سکتی ہیں، باقی جو ہے آپ اس کو وافر مقدار میں یوز کر سکتے ہو۔ اب جب وہی چیزیں آپ یوز کریں گے تو وہ انوائرمنٹلی یا انوائرمنٹ کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہوتے، آپ کے انوائرمنٹ کو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی رہی ہے کافی ٹائم سے، جب سے وہ پریزیڈنٹ پہلے بھی رہ چکے ہیں 2016 سے 2020 تک، پھر اس کے بعد جو بائیڈن آئے تھے تو اس نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جتنے بھی اگریمنٹس ہوئے تھے اس کو اس نے ختم کر دیے تھے۔ اس نے کہا کہ کوئی کلائمیٹ چینج یا کوئی کلائمیٹ کے حوالے سے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے انڈسٹریز اپنے فیکٹریز کو کیا نام دے، اپنے ایکٹیویٹیز کو زور دے، اپنے پروڈکشن کو بڑھائے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے اس نے ایک ایگریمنٹ ختم کر دیا جس کو پیرس ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اب پیرس ایگریمنٹ کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ اچھا، پیرس ایگریمنٹ بیسیکلی 2015 میں ایک پلیٹ فارم بنی اور اس پلیٹ فارم کے اپنے رولز ریگولیشن سے۔ اب اس پلیٹ فارم کا کام کیا ہے؟ اس پلیٹ فارم کا کام یہی ہے کہ انہوں نے رولز ریگولیشن بنائے کہ آپ نے فوزل فیوز یا فیول اتنے مقدار میں یوز کرنے ہیں تاکہ انوائرمنٹ کو نقصان نہ ہو۔ تو یہ 2015 میں بنی تھی اور باراک اوباما کے ایکٹیویٹیز یا ان کے سیریس ایفرٹس کی وجہ سے پھر یو ایس اے نے 2016 میں اس پلیٹ فارم کو جوائن کیا تھا، لیکن اس ایگریمنٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کر دیا۔ اس لیے ختم کر دیا چونکہ جس پلیٹ فارم کے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے کمپلائنس کرنی، آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ جب آپ نے جوائن کر دیا تو ان کے رولز ریگولیشن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ یہ کیپٹلسٹ لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے فوزل فیول کو یوز کرنا ہے، اپنے پروڈکشن کو بڑھانا ہے، اپنے فیکٹریز کو انہوں نے چلانے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس ایگریمنٹ کو ختم کر دیا۔ اس کے حوالے سے اس کے بعد جو بائیڈن جو ابھی پریزیڈنٹ تھے 2020 سے 2024 کے اینڈ تک، تو انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ٹک ٹاک پہ بین لگایا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بین کو واپس اٹھا لیا اور اس نے ختم کر دیا۔ 6 جنوری کے حوالے سے یو ایس اے میں کیا مشہور ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا۔ 6 جنوری 2021 کو یو ایس اے میں انہوں نے کیا کیا، جب الیکشن ہوئے تھے جنرل الیکشن، تو جو بائیڈن نیو پریزیڈنٹ بنے یو ایس اے میں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ریلیز نکالے، انہوں نے پروٹیسٹ کیے تھے کہ یہاں پر دھاندلی ہو گئی، یہ ہو گیا، جس طرح ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر زیادہ تر لوگ جو انہوں نے ریلیز میں پارٹیسپیٹ کیا تھا وہ بڑے تھے، فارورڈ ہوئے تھے وائٹ ہاؤس کی طرف۔ تو جب آپ حساس جگہوں کی طرف بڑھیں گے تو اوبیسلی وہاں سے کوئی رسپونڈ آتا ہے۔ تو یہاں سے چونکہ جو بائیڈن تھے اور اپنے یو ایس اے کے جو انہوں نے پاور یوز کیا، یعنی وہاں پر لوگوں پر شیلنگ ہوئے، جو بھی ہوا اس میں تقریباً 6-7 لوگ ہلاک بھی ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ انہوں نے جیل میں ان کو لے لیا، یعنی پرائزن ہو گئے تھے، جیل میں وہ لوگ چلے گئے۔ جس طرح یہاں پر 1-2 واقعے ہوئے تھے 26 دسمبر کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے حوالے سے اس طرح کے واقعات ہوئے تھے۔ جب یو ایس اے میں ابھی 2025 کو ڈونلڈ ٹرمپ آئے ایز اے نیو پریزیڈنٹ آف دا یو ایس اے، اس نے جو 6 جنوری میں لوگ پرائزن میں چلے گئے تھے ان کو ریلیز کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن نے بھی کچھ لوگوں کو ریلیز کیا تھا، چونکہ اس کا لاسٹ ٹائم تھا اور ایئرز چل رہے تھے، اس نے لوگوں کو کیا کر دیا، ان کو پرائزن سے ریلیز کر دیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے میں کچھ چیزیں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ افغانستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ 1978-69 سے پھر اونورڈ یہاں آج تک جب رشیا یا پھر ایک وار لڑی گئی تھی پاکستان، اس میں فرنٹ لائن بنا، یہ اس کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل میں ویڈیوز بنائی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ یو ایس اے بھی افغانستان میں کافی ٹائم رہ چکی ہے۔ اب یو ایس اے نے کافی انویسٹمنٹ کی افغانستان میں اور اپنے جو لاجسٹک سورسز تھے انہوں نے یہاں پہ لائے اور یوز کیے، مطلب ویپنز ہو گئے، گاڑیاں ہوں گی، ٹینکس وغیرہ، یہ بھی یوز کیے۔ تقریباً $7-8 ملین کے انویسٹمنٹ یہاں پر کی تھی اور یہ رہ گئے تھے۔ جب جو بائیڈن آئے تھے تو اس نے اپنے فوج کا انخلا کر دیا تھا۔ ابھی جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو اس نے ایلن ماسک کو اس ڈیزگنیشن پہ فائز کر دیا کہ جو یو ایس اے کی ریونیو جنریٹ ہوتی ہے، پیسے آتے ہیں یو ایس اے کے، وہ کہاں کہاں پہ خرچ ہوتے ہیں، کیا وہ کہیں ضائع تو نہیں ہو رہے۔ تو ایلن ماسک کا ایک ٹویٹ بھی ہے اس کے حوالے سے کہ یو ایس اے کے زیادہ تر پیسے یہاں پر افغانستان میں انویسٹ ہوئے تھے اور جو لاجسٹک چیزیں ابھی بھی پڑے ہیں تقریباً 7-8 ملین کے قریب، یہ ہمیں واپس چاہیے۔ تو کیا
डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर पॉलिसी रीस्टार्ट हो सकती है, अपनी चीज़ें ले सकते हैं अफगानिस्तान से या नहीं। अफगानिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसको हर मदद की ज़रूरत होती है, चाहे वो फाइनेंशियल एड्स हो या लॉजिस्टिक एड्स हो। तो जब यूएसए इस चीज़ की डिमांड करेंगे, अगर वो नहीं देंगे तो कोई ऐसी चीज़ जो ऐसे प्लेटफॉर्म से, यूनाइटेड नेशन से या ऐसे क्लाइमेट चेंज के हवाले से या हेल्थ के हवाले से या स्कूलिंग के हवाले से जो वर्ल्ड यानी दुनिया सतह पर उनको चीज़ें मिल रही हैं, उसको बैन कर सकती है। तो अफगानिस्तान भी फोकस में है और अफगानिस्तान के हवाले से भी उनकी पॉलिसी चेंज हो सकती है। इसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि इलेक्शन प्रोसेस के दौरान ही एक प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि जो इमिग्रेंट्स हैं, जो गैर कानूनी लोग आते हैं, मेक्सिको उनके बॉर्डर का एक एरिया है, मेक्सिको के रास्ते से लोग अंदर होते हैं यूएसए में, जो इमिग्रेंट्स होते हैं यानी जो गैर कानूनी लोग आते हैं। उसके हवाले से उसने एक चीज जारी किया था कि जो लोग मेक्सिको से आते हैं यूएसए में, वो मेक्सिको में ही रहे, यहाँ पर ना बढ़े, क्योंकि यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स है और गैर कानूनी जो लोग रहते हैं उनको हम वापस निकालेंगे। और उसने वादा किया था अपनी पब्लिक के साथ यूएसए में कि हम उन लोगों को वापस निकाल देंगे जो गैर कानूनी तौर पर आप लोगों के सोर्सेज यूज करेंगे, आप सारी वो चीजें जो यूज करते हैं वो गैर कानूनी तौर पर आए हैं और वो आप लोगों की चीजें को कंज्यूम कर रहे हैं। तो उनके हवाले से भी उसकी पॉलिसी सामने नजर आ गई कि हमें इमिग्रेंट्स को निकालना चाहिए और कानूनी तौर पर अगर कोई रह सकता है तो वो रह ले। और मेक्सिको के हवाले से उसकी पॉलिसी बहुत विजिबल है और हमें जानना चाहिए कि उसने ये भी कहा कि जो लोग मेक्सिको के रास्ते से यहाँ पर यूएसए में एंटर होते हैं उनको वही रहना चाहिए और यहाँ पर नहीं बढ़ना चाहिए। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात ये है, अब पाकिस्तान क्या फोकस में है या नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे वह यहाँ पर इमरान खान जो है जेल में थे, क्या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से चेंज होगी या वो अपने इंटरेस्ट के हवाले से ही डिसाइड करेंगे। रिचर्ड ग्रेनल ने एक ट्वीट किया था कि इमरान खान को रिलीज करना चाहिए। ट्वीट 26 दिसंबर 2024 को उन्होंने कहा जब ये यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे इस्लामाबाद में कि इमरान खान को रिलीज करना चाहिए। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी इमरान खान के हवाले से क्या वही पॉलिसी रहेगी। अब इमरान खान के अपने जो उसके लोग हैं उसने ये चीज जाहिर कर दी है कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट की तरफ से हमें ये चीज़ या हमें ये यकीन दिलाया गया है कि वो इस चीज़ पर खामोश नहीं रहेंगे। यानी जो चीज़ इमरान खान के साथ हो रही है या वो गलत केसेस में, अभी जो अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला आया 14 ईयर्स वो प्रेजेंट में चले गए और 10 लाख वो क्या नाम थे और 10 लाख वो जुर्माना होने के साथ साथ उसकी बीवी भी 7 साल की कैद हो चुकी है। अब ये अलकादर जो ट्रस्ट केस है इसके हवाले से भी मैं काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अलकादर ट्रस्ट केस बेसिकली क्या है, थोड़ा सा हाईलाइट दूंगा। ये जो केस था ये 190 मिलियन पाउंड का केस, यहाँ पर बाहर में जो पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून है मलिक रियाज, उसके पैसे पकड़े गए थे कि ये पैसे जो है ना शफाफ तरीके से पैसे कलेक्ट नहीं हुए थे। इसलिए जो एनआरसी है, नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उसने पैसे पकड़े थे। और ये एक लेंथी डिटेल है, वो कभी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी जो इमरान खान इस केस में सजा हो चुके हैं 14 साल, क्या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी इसके हवाले से चेंज हो सकती है या वही जो रिचर्ड ग्रेनल की स्टेटमेंट थी उसी पे वो लोग फोकस करेंगे या उसी को परमानेंट रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की एक पर्सनल भी फ्रेंडशिप यानी एक अच्छे दोस्त रह चुके हैं, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप की टेन्योर थी, पहली जो टेन्योर थी, उसमें इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात भी किया था और काफ़ी जो एक फ्रेंडली उनके आपस में एक एनवायरनमेंट था। तो हो सकता है पाकिस्तान पर ज़्यादातर वो प्रेशर बढ़ा है और पाकिस्तान को इस चीज़ पर मजबूर करे कि वो इमरान खान को रिलीज कर दे। बेसिकली पाकिस्तान एक जो है ना अंडर डेवलप्ड कंट्री है और अभी डेवलपिंग कर रही है। और इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर डिस्कस किया अफगानिस्तान को फाइनेंशियल एड्स और लॉजिस्टिक एड्स की जरूरत होती है, इसी तरह अब पाकिस्तान को भी इस चीज की जरूरत होती है। अब इंटरनेशनली अगर प्लेटफॉर्म्स इनको सपोर्ट दे रही हैं तो यूएसए चूंकि सुपर पावर है, मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था, और ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स इन पर इनका कब्जा है
اور उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो ये पाकिस्तान को ये चीज़ महंगा भी पड़ सकता है अगर उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, या यानी इनकी स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने अमल नहीं किया। लेकिन हो भी सकता है पाकिस्तान ने पास में भी यूएसए की कुछ ऐसी चीज़ें इग्नोर कर दिए हैं, जिसकी वजह से मैंने वीडियोस बनाई है। जो क्या नाम है, एटमी जो प्रोग्राम था और भट्टो के दौर में, उसी के साथ साथ हेडमी जो टेस्ट हुए थे नवाज शरीफ के दौर में, तो उन्होंने ये चीज़ इग्नोर किया था। हो सकता है इग्नोर हो जाए, तो ये मुमकिन है कि ये लोग अमल करें डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट जो, या उनका प्रेशर होगा, या हो भी सकता है कि उनको रिजेक्ट करें। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कहा कि यूक्रेन के हवाले से, जो कि यूक्रेन और रशिया का एक कन्फ्लिक्ट है, इसको हम रिजोल्व करना चाहेंगे। तो हो भी सकता है, लेकिन ये चीज़ हमें समझ आनी चाहिए कि जो ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट होता है यूएसए का, वो किस चीज़ पे, वेपन्स पे, वेपन्स बेचने पे उनका क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। अब अगर दुनिया में अमन आ रही है, अब किसी के कॉन्फ्लिक्ट वो रिजोल्व करने जा रहे हैं, तो उनका जो रेवेन्यू है वो तो स्टॉप हो गई है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ये मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक में ये मुमकिन नहीं है। वो इसलिए कि उनकी जो ज़्यादातर बेस करती है रेवेन्यू जनरेशन, वो वेपन्स पे ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल बंदा है, ट्रांजैक्शन पर वो यकीन रखते हैं। ट्रांजैक्शन तो उसके साथ कोई भी मिल करता है, कोई भी शख्स करता है, तो उस पर वो यकीन करता है, उसके साथ ही या उसके हवाले से ही वो बिहेव करता है। आज का वीडियो इसी के हवाले से था कि हम डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करें कि वो उसके आने से क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा दुनिया को। लेकिन गज़ा में जो अभी सीज़ फायर हो गया 460-65 दिन के बाद, इतनी तवील जंग के बाद, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके हवाले से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या वो जो सीज़ फायर है परमानेंट है या टेम्परेरी सीज़ फायर हो गया, उसमें बैकग्राउंड क्या है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो उम्मीद यही है कि आपको पसंद आई होगी, और ये चीज़ें जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं आपको समझ आई होंगी। हमारे साथ जुड़े रहें हमेशा, हम वीडियोस आपके लिए बनाएंगे, इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, and for watching the video. Allah Hafiz.